आज हम लिखने की कला पर बात करने वाले हैं, लेकिन किसी एक तरीके से नहीं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें एक सफ़र पर ले जाती है। अखबार के पन्नों से लेकर रेडियो की तरंगों तक, टीवी स्क्रीन और इंटरनेट के जाल तक। ये सब बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। और इन सब दुनियाओं के लिए लिखने की नियम भी ज़ाहिर है बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। और देखिए, शुरुआती कितनी कमाल की बात से होती है। हिंदी के मशहूर कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय, उन्होंने कहा था, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है। उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। हाँ, ये सोचना ही अपने आप में एक अलग नजरिया देता है। मतलब क्या सच में एक डेडलाइन पर लिखी जा रही न्यूज रिपोर्ट में भी उतनी ही कला हो सकती है जितनी एक कविता में? और यही सवाल, यही इस पूरी चर्चा की आत्मा है। अच्छा। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि लिखना तो बस शब्दों को जमाना है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर माध्यम एक अलग कैनवस की तरह है। कैनवस? हाँ, जैसे अखबार का कैनवस कागज का है, रेडियो का कैनवस खामोशी का है जिसे आवाज से भरना है, और टीवी का वो तो चलती फिरती तस्वीरों का है। मतलब आप एक ही पेंटिंग इन तीनों पर नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन माध्यमों के पाठक, श्रोता और दर्शक वो भी अलग अलग मानसिकता और उम्मीदों के साथ आते हैं। तो चलिए इस कैनवास को एक एक करके समझते हैं। सबसे पुराने और शायद सबसे संजीदा माध्यम से शुरू करते हैं। प्रिंट यानी अखबार और पत्रिकाएं। स्रोत बताते हैं कि भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। सदियों का इतिहास है इसके पीछे। तो इस माध्यम के लिए लिखने में वो कविता या रचनात्मकता कहाँ छिपी है? प्रिंट की कविता है उसके स्थायित्व में। स्थायित्व मतलब जो छप गया वो पत्थर की लकीर बन गया। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अच्छा। रेडियो पर कही बात हवा में गुम हो जाती है, टीवी पर दिखाई तस्वीर अगले ही पल बदल जाती है, लेकिन अखबार में छपा शब्द वहीं रहता है। वहीं रहता है। आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं, उसे काट कर रख सकते हैं। वो एक दस्तावेज बन जाता है, एक रिकॉर्ड। ये बात तो है। इसीलिए शायद गंभीर और गहरी बातों के लिए आज भी लोग लेख या किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ। आप अपनी रफ्तार से पढ़ते हैं, किसी भी पन्ने से शुरू कर सकते हैं, कोई आपको दौड़ा नहीं रहा होता। बिल्कुल। और यही लेखक की रचनात्मकता का इम्तिहान होता है। उसे पता है कि पाठक के पास सोचने का वक्त है, तो वो जटिल से जटिल विषय को परत दर परत खोल सकता है। वो एक लंबा तर्क बना सकता है, आंकड़े दे सकता है, विश्लेषण कर सकता है। लेकिन इसी ताकत के साथ सीमाएं भी आती होंगी। हाँ, आती है। एक है डेडलाइन और दूसरा है स्पेस, यानी जगह की कमी। अच्छा, जगह की कमी। आपको 500 शब्दों में अपनी बात कहनी है तो 501वां शब्द लिखने की इजाजत नहीं है। ये एक तरह से छंद में कविता लिखने जैसा है। वाह। नियम कड़े हैं, लेकिन उसी अनुशासन में रहकर आपको अपनी कला दिखानी है। लेकिन एक मिनट, क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में प्रिंट का यही गंभीर और स्थायी होना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बन गया है? सवाल बहुत वाजिब है। जब लोगों का अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का रह गया है, तो कौन रुककर इतने गहरे विश्लेषण पढ़ना चाहता है? और यही प्रिंट माध्यम का आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये उसकी जरूरत को खत्म नहीं करता। अच्छा। ये उन लोगों की जरूरत पूरी करता है जो उस तेजी से थक चुके हैं और वाकई किसी मुद्दे को समझना चाहते हैं। और जहां तक गलती की बात है, प्रिंट में एक बार कुछ छप गया तो उसे सुधारना लगभग नामुमकिन है। अगले दिन शुद्धि पत्र छापना पड़ता है। हाँ, जो एक तरह से अपनी गलती का सार्वजनिक इकरारनामा होता है। इसलिए अखबारों में एडिटर्स की पूरी एक टीम बैठती है, जिनका काम ही यही है कि छपने से पहले हर गलती को पकड़कर ठीक किया जाए। सही कहा। ये अकेले लेखक का नहीं, बल्कि एक पूरी टीम का कलात्मक प्रयास है। तो प्रिंट में एक बार गलती छप गई तो उसे सुधारने के लिए 24 घंटे का इंतजार। शायद इसी ताजगी की कमी ने एक ऐसे माध्यम की जरूरत पैदा की जो बिल्कुल लाइव था, जहां हर पल ताजगी थी। और वो था रेडियो। सही पकड़ा आपने। रेडियो प्रिंट से बिल्कुल उल्टा है। अगर प्रिंट स्थायित्व का माध्यम है तो रेडियो प्रवाह का माध्यम है। प्रवाह का? हाँ। पत्रकारिता की दुनिया में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, लीनियर। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में चलने वाला। ये एक बहती हुई नदी की तरह है। आप एक ही पानी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। जो बुलेटिन एक बार निकल गया वो गया। उसे रिवाइंड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। यानी अगर खाना बनाते हुए या गाड़ी चलाते हुए ध्यान भटका तो खबर भी गई। खबर गई। लेखक के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसे ये मानकर चलना पड़ता है कि सुनने वाला शायद 100% ध्यान नहीं दे रहा है। यही रेडियो लेखन का सबसे बड़ा सच है।
और इसी चुनौती ने एक खास लेखन शैली को जन्म दिया, जिसे हम उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। बिल्कुल। ये कोई पत्रकारिता का फैशन नहीं है, बल्कि सुनने वाले के मनोविज्ञान की जरूरत है। मनोविज्ञान की जरूरत? हाँ, लेखक जानता है कि उसके पास श्रोता का पूरा ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 15-20 सेकंड है। बस अगर उस खिड़की में उसने खबर की सबसे जरूरी और दिलचस्प बात नहीं बताई, तो हो सकता है श्रोता का ध्यान कहीं और चला जाए और पूरी खबर बेकार हो जाए। इसीलिए कहानी का क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि पहली ही लाइन में होता है। पहली ही लाइन में। ये तो बहुत दिलचस्प है। मुझे कॉपी तैयार करने से जुड़ी कुछ बारीकियां भी बहुत आकर्षक लगी, जैसे ये कि रेडियो राइटर को 28,000 की जगह पूरा 28 लाख लिखना पड़ता है। हाँ। ऐसा क्यों? क्या न्यूज पढ़ने वाले को गिनती नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह है कॉग्निटिव लोड, यानी दिमागी बोझ को कम करना। दिमागी बोझ? हाँ। न्यूज़ पढ़ते समय एंकर को एक प्रवाह बनाए रखना होता है। अगर उसके सामने अचानक 28 लाख जैसा अंक आ जाए, तो उसे एक पल के लिए रुककर सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे बोलूं। 28 लाख? या हाँ, 28 लाख। इस एक पल की हिचकिचाहट से पूरा प्रवाह टूट सकता है। अच्छा। शब्दों में लिखने से एंकर बिना अटके, बिना सोचे स्वाभाविक रूप से पढ़ता चला जाता है। यहाँ रचनात्मकता भाषा को इतना सरल और सहज बनाने में है कि वो कान के रास्ते सीधे दिमाग में उतर जाए। वाह। रेडियो की कविता उसकी सादगी, उसके प्रवाह और उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में है। और शायद इसीलिए रेडियो में हमेशा आज की बात होती है। आज सुबह, आज दोपहर। बिल्कुल। रेडियो हमेशा वर्तमान में जीता है। यह आपको एहसास दिलाता है कि आप दुनिया से जुड़े हुए हैं इसी पल। तो एक तरफ प्रिंट था जहाँ शब्दी सब कुछ थे, फिर रेडियो आया जहाँ आवाज ने शब्दों को जिंदा कर दिया। हाँ। लेकिन क्या हो अगर हम उस आवाज के साथ साथ उसे देख भी सकें? और यहीं टेलीविजन की एंट्री होती है। हाँ, और टीवी ने आकर सब कुछ बदल दिया। कैसे? यहाँ बुनियादी शर्त ही बदल गई। टीवी के लिए लिखने की पहली और आखिरी शर्त है विजुअल्स के लिए लिखना। विजुअल्स के लिए लिखना? यानी जो तस्वीर में दिख रहा है, आपके शब्द उससे जुड़े होने चाहिए। यहाँ शब्द तस्वीर का सहारा बनते हैं, उस पर हावी नहीं होते। मेरे एक पुराने एडिटर कहते थे कि टीवी के लिए लिखना मतलब आंखों के लिए लिखना। बिल्कुल सही कहते थे। अगर आपके शब्द और स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में तालमेल नहीं है, तो दर्शक का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और वो तुरंत चैनल बदल देगा। तुरंत। तो यहाँ रचनात्मकता कहाँ है जब तस्वीरें ही सब कुछ कह देती हैं? क्या लेखक का काम बस तस्वीरों को भरने के लिए कुछ शब्द लिख देना रह जाता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में टीवी में लेखक का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। मान लीजिए स्क्रीन पर बाढ़ का दृश्य है, लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं और एक बच्चा रो रहा है। अगर एंकर उस वक्त बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान के आंकड़े बताने लगे, तो किसी को वो आंकड़े याद नहीं रहेंगे। किसी को नहीं, सबको बस वो रोता हुआ चेहरा याद रहेगा। यहाँ लेखक की रचनात्मकता इस बात में है कि वो शब्दों से उस तस्वीर को और गहरा अर्थ दे। वो कहेगा, ये आंसू सिर्फ पानी के नहीं है, ये अपने घर, अपनी यादों को पीछे छोड़ जाने का दर्द है। उसने तस्वीर को एक भावनात्मक कहानी दे दी। बिल्कुल। शब्द तस्वीर को ताकत देते हैं। स्रोत में दिल्ली में आग लगने की खबर का उदाहरण भी दिया गया है। अखबार शायद तथ्यों से शुरू करेगा। हाँ, कि दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से 2 लोग घायल हुए और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन टीवी इसे कैसे दिखाएगा? टीवी की शुरुआत होगी आग की लपटों के शॉट के साथ, और स्क्रिप्ट होगी स्क्रीन पर दिख रही आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे नजर आईं। वो पहले आपको घटना के मंजर में ले जाता है, फिर तथ्य बताता है। और टीवी पे खबर टुकड़ों में बनती है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज की एक पट्टी आती है जो सिर्फ आपका ध्यान खींचती है। फिर ड्राई एंकर आता है, यानी एंकर बिना किसी विजुअल के सिर्फ 2-4 जरूरी बातें बताता है, क्योंकि तब तक विजुअल्स आए नहीं होते। और इसके बाद वो फोन इन, एंकर बाइट ऐसी चीजें आती हैं। ये क्या होती हैं? हाँ, इसके तुरंत बाद शायद एक फोन इन हो, जिसमें रिपोर्टर घटना स्थल से फोन पर ताज़ा हालात बताता है। इससे खबर में एक इमीडिएसी, एक ताजगी का एहसास आता है। हाँ, फिर जब विजुअल्स आ जाते हैं तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं, जिसमें एंकर बोलता है और संबंधित तस्वीरें स्क्रीन पर चलती हैं। और खबर को प्रामाणिकता देने के लिए एंकर बाइट दिखाया जाता है, जो किसी चश्मदीद या अधिकारी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप होता है। और सबसे आखिर में, अगर संभव हो तो रिपोर्टर घटनास्थल से लाइव जुड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया एक कहानी बनाने जैसी है, जो धीरे धीरे परत दर परत दर्शक के सामने खुलती है। टीवी पर हम वही देखते हैं जो चैनल हमें एक तय समय पर दिखाता है। रेडियो पर भी हमें बुलेटिन का इंतजार करना पड़ता है।
लेकिन फिर एक ऐसा माध्यम आया जिसने सारी ताकत दर्शक, श्रोता या पाठक के हाथ में दे दी। इंटरनेट। स्रोत में इसका जिक्र बस एक लाइन में है, लेकिन आज तो यही हमारी दुनिया चला रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इंटरनेट ने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। कैसे? ये इन सभी माध्यमों का संगम है। यहाँ शब्द भी हैं, प्रिंट की तरह, आवाज भी है, रेडियो की तरह, और वीडियो भी है, टीवी की तरह। लेकिन इसकी अपनी एक अलग कविता है। और वो क्या है? वो है असीमित चुनाव की कविता। यहाँ कोई डेडलाइन नहीं है, कोई स्पेस की कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती है। हाँ, पाठक का ध्यान पकड़ कर रखना, जो एक क्लिक में कहीं और जा सकता है। तो जब यहाँ कोई नियम ही नहीं लगता तो लेखक क्या करता है? यहाँ की रचनात्मकता क्या है? नियम हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं। सबसे पहला नियम है कि लोग इंटरनेट पर पढ़ते नहीं, स्कैन करते हैं। हाँ, उनकी नजरें एक शिकारी की तरह जानकारी खोजती हैं। इसलिए यहाँ का लेखक एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। अच्छा। वो आकर्षक हेडलाइन बनाता है, छोटे पैराग्राफ लिखता है, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और शब्दों को हाइपरलिंक से जोड़ता है। वो पाठक के लिए एक रास्ता बनाता है। और एक चीज जो मैंने सुनी है वो है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका लेखन पर क्या असर पड़ता है? SEO इंटरनेट लेखन का वो सच है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। यहाँ लेखक सिर्फ इंसान के लिए नहीं लिख रहा, वो गूगल के एल्गोरिदम के लिए भी लिख रहा है। बिल्कुल। उसे उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ रचनात्मकता क्या हुई? यहाँ रचनात्मकता एक अजीब सा डांस है, इंसान और मशीन के बीच। आपको उन कीवर्ड्स को अपनी लिखाई में इतनी सहजता से पिरोना है कि पढ़ने वाले को वो बनावटी ना लगे। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और एक सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि इंटरनेट एक तरफा रास्ता नहीं है। आप कुछ लिखते हैं और लोग तुरंत उस पर कमेंट करते हैं, उसे शेयर करते हैं, या आपको ट्रोल भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक दो तरफा संवाद है। यहाँ लेखक का काम लिखकर खत्म नहीं होता, असल में वहां से शुरू होता है। और सोशल मीडिया, ट्विटर जैसी जगह पर 280 कैरेक्टर में अपनी बात कहना, ये आज के ज़माने का हाइको लिखने जैसा है। कम से कम शब्दों में सबसे गहरा असर छोड़ना, यही इंटरनेट की कविता है। इन सभी माध्यमों की इतनी अलग अलग दुनियाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ, ये कहा जाता है। टीवी के आने पर कहा गया कि रेडियो खत्म हो जाएगा, इंटरनेट के आने पर कहा गया कि अखबार बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी नहीं होगा, क्योंकि ये माध्यम एक दूसरे के पूरक है। पूरक? हाँ, जैसे इंद्रधनुष की खूबसूरती अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही सूचना जगत की ताकत इन सभी के होने में है। ये हमारी अलग अलग मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करते हैं। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक जरूरतें, ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये कि जब हमें किसी विषय पर गहराई से सोचना होता है, दुनिया के शोर से कटकर, तो हम अखबार या किताब उठाते हैं। वो हमें डीप थिंकिंग का स्पेस देता है। हाँ, जब हम अकेले काम कर रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें एक साथी की तरह कोई बैकग्राउंड में चाहिए होता है, तो हम रेडियो चलाते हैं। वो कंपेनियनशिप देता है। और जब कोई बड़ी राष्ट्रीय घटना होती है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, तो हम सब एक साथ टीवी के सामने बैठते हैं। वो एक साझा अनुभव देता है। और जब हमें खुद कोई जानकारी खोजनी होती है, किसी विषय पर बहस करनी होती है, तो हम इंटरनेट पर जाते हैं। वो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका देता है। हर माध्यम की अपनी एक जगह है। तो कुल मिलाकर अलग अलग माध्यमों के लिए लिखना सिर्फ लिखने का तरीका बदलना नहीं है। नहीं, ये उस माध्यम में बैठे दर्शक, श्रोता या पाठक की मनस्थिति को समझने की कला है। बिल्कुल सही। ये अपने संदेश को उस अनुभव के लिए तैयार करने जैसा है जिससे आपका पाठक गुजरने वाला है। लेखन को उस अनुभव का हिस्सा बनना होता है, उस पर हावी नहीं होना होता। चाहे वो अखबार का शांत चिंतन हो या टीवी की भावनात्मक लहर, लेखक को उसी के साथ बहना होता है। अभी तक हमने बात की कि लेखक माध्यम के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है। ये सामग्री इसी पर केंद्रित थी। लेकिन यहाँ से एक और गहरा सवाल उठता है जिसमें सोचा जा सकता है, क्या ये माध्यम खुद हमारे सोचने के तरीके को बदल रहे हैं? क्या किसी घटना की खबर को टीवी जैसे दृश्य प्रधान माध्यम से ग्रहण करना, अखबार जैसे शब्द प्रधान माध्यम से ग्रहण करने की तुलना में उस घटना के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देता है? क्या किसी घटना को टीवी पर देखकर जो महसूस होता है और उसी घटना के बारे में अखबार में पढ़कर जो समझ बनती है, वो दो अलग अलग सच है? क्या हम जो माध्यम चुनते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है? ये एक सोचने वाली बात है।